एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब ब्लड हम कब ट्रांसफ्यूज़ करते हैं और किस किस कंडीशन में करते हैं, और अगर हम गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें तो उसके क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, और किस ब्लड ग्रुप को किस किस ब्लड ग्रुप में दिया जा सकता है और किस में नहीं दिया जा सकता, ये इस वीडियो का फुल टॉपिक है। ओके, तो सबसे पहले है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न क्या होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है कि ब्लड को या ब्लड के किसी प्रोडक्ट को, जैसे ब्लड के प्रोडक्ट क्या क्या हैं, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स हैं या फिर प्लाज्मा, इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को या फिर पूरे ब्लड को किसी एक इंसान में अगर हम ट्रांसफ्यूज़ करें थ्रू द वेन्स तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब उसको हम किसी के बॉडी में डाल रहे हैं। ओके, तो इसकी ज़रूरत हमें क्यों और कब कब कंडीशन में पड़ सकती है। तो सबसे पहली और सबसे कॉमन कंडीशन है हैमरेज होना। हैमरेज का मतलब है ब्लड का लॉस हो जाना। जैसे अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, किसी को ब्लड लॉस हो रहा है, तो एक तो होता है एक्यूट ब्लड लॉस। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब हम किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में इमरजेंसी में लेके आते हैं तो सबसे पहले उसका ब्लड प्रेशर नापा जाता है और देखते हैं कि ब्लड प्रेशर बहुत कम हो रहा है। तो अब उसमें हम उसके वाइटल सबसे पहले चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर है, पल्स है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो इसका मतलब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम हिस्ट्री भी ले सकते हैं पेशेंट के साथ में, या कोई जो भी साथ में लेके आया उस टाइम पे, कि या फिर पेशेंट अगर खुद कॉन्शियस है तो बता सकता है कितनी ब्लड की लॉस हुई है। फिर हम पेशेंट का ब्लड लेके उसका हीमोग्लोबिन भी चेक कर सकते हैं। मतलब हमें बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेशंस है कि ब्लड लॉस को देखते हुए क्लिनिकल हम टेस्टिंग करके हम इसको ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ओके, दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड लॉस। क्रॉनिक ब्लड लॉस मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें धीरे धीरे ब्लड का लॉस हो रहा है। जैसे कि अगर किसी को वर्म इन्फेस्टेशन है और उसमें धीरे धीरे कंटिन्यूस वर्म इन्फेस्टेशन दूर नहीं हुआ, वर्म इन्फेक्शन मतलब वर्म का इन्फेक्शन, हुकवर्म इन्फेक्शन स्पेशली। हुकवर्म इन्फेक्शन क्या होते हैं? हुकवर्म एक टाइप के पैरासाइट हैं जो कि आंतों में चिपक जाते हैं और वो धीरे धीरे वहाँ से उसको अल्सर करते हैं और धीरे धीरे ब्लड का कंटिन्यूस लॉस होता रहता है। तो किसी बच्चे में ब्लड का बहुत ज़्यादा कमी भी हो सकती है इस तरीके से। तो ये एक रीज़न हो सकता है। तो हैमरेज आपका क्रॉनिक हैमरेज, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को हम लोग लिखते हैं RTA इज़ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। और उसको मैनेज करने के लिए आपको वाइटल्स को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पल्स, ब्लड प्रेशर, और फिर अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो हमको ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन हमारी आती है एनीमिया। जैसे अगर किसी में बहुत ही सीवियर एनीमिया है, एनीमिया मतलब होता है या तो RBC का नंबर कम है या फिर हीमोग्लोबिन का नंबर कम है, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। जैसे किसी में सपोज करो 6 या 7 हीमोग्लोबिन हो गया है तो हमें उसमें ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है। ओके, रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है। तो कोई ब्लड लॉस हो रहा है, किसी में कंटिन्यूस ब्लड लॉस है, सपोज करिए जैसे कोई फीमेल है, उसमें कोई इसके या तो यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसके हार्मोनल इतने प्रॉब्लमेटिक हो गए कि किसी वजह से उसमें कंटिन्यूस मेंस्ट्रुअल लॉस भी बहुत लंबा हो रहा है। यूजुअली हमारा मेंस्ट्रुएशन का जो पीरियड होता है वो 3 to 5 डेज होता है। अब किसी में किसी वजह से या किसी बीमारी की वजह से वो ब्लड लॉस कंटिन्यूस हो रहा है, 10 दिन 15 दिन चल रहा है, दोबारा से पीरियड उसको फिर से जल्दी आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी या फिर यूट्राइन में कोई ऐसी पैथोलॉजी जिसकी वजह से कंटिन्यूस उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, उसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करके, उसमें एनीमिया हो सकता है उस कंडीशन में, और इसलिए उन बंदों को भी, उस लेडीज़ को ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत टाइप के ऐसे कैंसर्स होते हैं जिनमें कि हमें ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। दूसरा ये है कि हम ब्लड को जो ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड को या तो आप पूरा ब्लड दे सकते हो, तो बहुत सारी कंडीशंस इसमें से ऐसी होती है जिनमें हम पूरा ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर हम इनके एक पार्ट को दे सकते हैं, जैसे प्लेटलेट, जैसे प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ जाती है। प्लेटलेट आप समझते हैं कि प्लेटलेट किसी अगर जैसे प्लेटलेट स्पेशली ब्लड के क्लॉट करने का काम करते हैं। तो अगर कहीं पे जैसे डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर में क्या होता है कि डेंगू का वायरस होता है जो फीवर करता है और प्लेटलेट्स की इसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हमें जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो रही हैं तो खाली सिर्फ प्लेटलेट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ये डेंगू कंडीशन है, इसमें हम प्लेटलेट्स को दे सकते हैं। फिर हमें कई बार प्लाज्मा की देने की ज़रूरत पड़ती है खाली। जैसे कोई कंडीशन है जहाँ प्लाज्मा स्पेशली, जैसे एक तो प्लाज्मा है और ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, तो प्लाज्मा भी हमें अलग से देने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे सपोज करिए कि किसी में बहुत डिहाइड्रेशन हो रहा है या फिर ब्लड का वॉल्यूम कम है, फ्लूइड बहुत कम है और हीमोग्लोबिन वगैरह नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में हमें खाली प्लाज्मा को भी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। और या फिर आप कई बार खाली WBC दे सकते हैं। WBC का एक्सट्रैक्ट है वाइट ब्लड सेल्स का काम होता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। तो स्पेशली इन मतलब हम प्लाज्मा अलग अलग भी, प्लेटलेट प्लाज्मा, WBC या फिर RBC को भी हम
डायरेक्टली आरबीसी को हम खाली एक्सट्रैक्ट करके दे सकते हैं। तो ये या तो पूरा ब्लड हो गया, होल ब्लड कहते हैं इसको, होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर इसके कंपोनेंट्स का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब होता क्या है कि एक मशीन होती है, उस मशीन में हम किसी से ब्लड लेके और उनमें लगा दिया जाता है, जिसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन क्या होता है, इसमें इस ब्लड को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इसको हम कहते हैं रोटेशन पर मिनट। रोटेशन पर मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, क्योंकि हर एक ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट की डेंसिटी अलग है, तो वो अलग अलग हो जाते हैं और उसके हिसाब से उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये सब जो होता है, दे आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस है एंड सेंट्रीफ्यूज उस मशीन का नाम होता है जिससे हम इन ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जानना जरूरी है कि पूरा ब्लड भी दिया जा सकता है या फिर अलग अलग दिया जाता है। लेकिन जब यूजुअली हम किसी से डोनर से ब्लड ड्रॉ करते हैं, एक होता है डोनर जो ब्लड दे रहा है, एक होता है रेसिपिएंट जो ब्लड लेता है। लेकिन एक खास बात ध्यान रखने की है कि डायरेक्टली आप किसी को, ऐसा नहीं कि भाई जो पुरानी पिक्चरों में दिखाते हैं कि दो बंदे लेटे हुए हैं, एक तरफ से आपने एक पाइप लगाया और वो दूसरे को ब्लड चढ़ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा जब भी आप ब्लड ड्रॉ कर लेते हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग होती है। कोई इन्फेक्शन के लिए HIV वायरस का इन्फेक्शन तो नहीं है, सिफिलिस का इन्फेक्शन तो नहीं है, मलेरिया का इन्फेक्शन, एंड देयर आर सो मेनी अदर इन्फेक्शंस। दूसरा, उसकी क्रॉस मैचिंग करी जाती है। आप सपोज करिए किसी का बंदे का ब्लड A है और उसको आप B में डालने लगो, तो वो तो वैसे ही इसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएंगी, यानी कि आप ऐसे नहीं दे सकते। तो उसकी मैचिंग करनी होती है। ठीक है, क्रॉस मैचिंग करते हैं कि एक थोड़ा ब्लड इससे ड्रॉ किया, थोड़ा इससे किया, और उसको एक स्लाइड पे आप यूजुअली करके देखते हैं कि कोई भी मतलब क्रॉस मैचिंग हो रही है, उसमें कोई एग्लूटिनेशन रिएक्शन तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो इंडिकेशंस में हेमरेज हो गया हमारा, एनीमिया हो गया, या फिर कुछ एबनॉर्मल टाइप के एनीमिया होते हैं जो कि कॉन्जेनाइटल होते हैं, जो किसी ना किसी जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होते हैं, जैसे थैलेसीमिया, सिकिल सेल एनीमिया। इनको अभी हम अलग से एनीमिया के वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी याद रख लीजिए कि डिफरेंट टाइप के एनीमिया है, थैलेसीमिया एंड सिकिल सेल एनीमिया, और इनमें भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। फिर है बर्न्स का केस। बर्न्स के केस में क्या होता है, जब भी बर्न होता है तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा हाइपोवॉल्यूम में रहता है। उसमें क्या होता है कि ब्लड के साथ जब ब्लड मतलब बर्निंग जब भी होती है तो उसमें प्लाज्मा का लॉस ज़्यादा होता है, और जब वो बर्निंग होती है उस टाइम पे उसका जो लिक्विड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए बर्न के केस में प्लाज्मा को यूजुअली हम प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। तो बर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, और बहुत ही ध्यान रखना होता है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूजुअली किया जाता है। तो बर्न को मैनेजमेंट करने के लिए, इसीलिए सिर्फ ऐसा नहीं कि बर्न का मैनेजमेंट कर दीजिए, साथ में हाइपोवॉल्यूमिया का मैनेजमेंट भी करना होता है। हाइपोवॉल्यूमिया मतलब हाइपो माने लेस, वॉल्यूम माने वॉल्यूम, तो ब्लड का वॉल्यूम इसमें कम हो जाता है, इसलिए उसका मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेंगू वायरस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं। फिर है क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसीज। क्लॉटिंग फैक्टर, जैसे सबसे कॉमन क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी है हीमोफिलिया, जहाँ पे फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है। हीमोफिलिया के पेशेंट्स में क्या होता है कि जरा सी चोट लगी और उनमें ब्लड लॉस होने लगता है, जॉइंट से ब्लड लॉस होने लगता है, जो गम्स हैं उनमें ब्लीडिंग होने लगती है। तो ऐसे में पेशेंट का ब्लड बहुत मतलब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, उसमें ब्लड लॉस हो रहा है, तो उसमें हम स्पेशली ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनमें फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, तो हम स्पेशली फैक्टर 8 को भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लड से फैक्टर 8 को एक्सट्रैक्ट करके फैक्टर 8 को ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और भी कोई सा जो रेयर ब्लड ग्रुप डेफिशिएंसीज है, मतलब क्लॉटिंग फैक्टर डेफिशिएंसी, क्लॉटिंग फैक्टर हमने पढ़े थे बहुत सारे होते हैं, तो अगर किसी स्पेशल फैक्टर की डेफिशिएंसी आप उसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, FFP का मतलब होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये भी आपको दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। हीमोफिलिया में फैक्टर 8 कॉन्सेंट्रेट दे सकते हो, मतलब जो भी ब्लड है उसमें फैक्टर 8 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको डायरेक्टली ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाता है। सर्जरी, सपोज हमें कोई भी सर्जरी प्लान करनी है, तो हमेशा जब भी हम सर्जरी प्लान करते हैं हम उसमें पेशेंट के रिलेटिव से ब्लड को डोनेट करा के रखते हैं। ठीक है, अभी आजकल हमारे पास ब्लड बैंक अवेलेबल होते हैं। तो होता क्या है कि पेशेंट से सपोज करिए हमने 1 यूनिट ब्लड ले लिया, और उसके पेशेंट को जब भी उसमें ड्यूरिंग सर्जरी या आफ्टर सर्जरी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जो ब्लड बैंक में पहले से टेस्टेड ब्लड है, क्योंकि वो टेस्टेड है, उसमें HIV वायरस और सारे वायरस के लिए टेस्ट है पूरा, फिर हम पेशेंट के साथ उसकी क्रॉस मैचिंग
कर चुके होते हैं, डिपेंडिंग हो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी टाइम पे क्रॉस मैचिंग तो उसी टाइम हो जाती है। क्रॉस मैचिंग कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। क्रॉस मैचिंग के टाइम तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि हम एक स्लाइड पे डोनर का ब्लड लेते हैं और उसका ब्लड लेते हैं और देखते हैं कि इनको मिला देते हैं और देखते हैं कि इसमें क्लम्पिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है। अगर वो कंपैटिबल है तो क्लम्पिंग नहीं होती, उसको माइक्रोस्कोप में भी चेक कर लेते हैं प्रॉपर। और अगर वो मतलब अलग अलग ब्लड ग्रुप है जो नहीं दिया जा सकता तो उसमें क्लम्प्स बनने लगते हैं, मतलब आरबीसी इकट्ठी हो जाती है और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन रिएक्शन। तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शन या क्लम्पिंग इस जो होती है वो क्रॉस मैचिंग में की जाती है, ठीक है। तो जो हमने ब्लड लिया है पेशेंट के रिलेटिव से, उसको हम स्टोर कर लेते हैं और वो ब्लड बैंक में स्टोर हो जाता है। वहाँ पे उसकी टेस्टिंग वगैरह करके सारे इन्फेक्शंस के लिए उसको अलग से स्टोर किया जाता है और वो किसी और पेशेंट के काम आता है। तो ये एक जो दिमाग में लोगों के मिथ्या होता है कि भाई हम जो पेशेंट के रिलेटिव से जो ब्लड ले रहे हैं वो पेशेंट को चढ़ रहा है, ऐसा नहीं होता। वो स्टोर हो जाता है एंड ब्लड बैंक से दूसरा ब्लड उसको दिया जाता है जो ऑलरेडी टेस्टेड होता है, ठीक है। तो सर्जरी के टाइम पे हमेशा एक यूनिट तो इकट्ठी करके रखी जाती है, लेकिन अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हमें उसे सर्जरी से पहले भी ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल लाना पड़ता है सो दैट उसका सर्जरी किया जा सके। और इस कंडीशन में हम पेशेंट के डोनर को काफ़ी सारे को तैयार रखते हैं कि भाई हमें ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, 1 यूनिट से ज़्यादा। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि कितना ब्लड हमें चाहिए हो सकता है, उस तरीके से हम ब्लड का डोनेट करवाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है एक बोन मैरो फेलियर। मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी सेल्स, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट हो, वो बोन मैरो से बन के आती है। जैसे ये बोन्स है, इन बोन्स के अंदर बीच में बोन मैरो प्लेस होता है, तो उन बोन मैरो से बन के आती हैं। अब उस बोन मैरो में कोई फेलियर हो जाए किसी वजह से, जैसे कोई सारे कैंसर्स होते हैं जिनमें बोन मैरो से ये सेल्स जो है गड़बड़ बन के आ रही हैं, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है। या फिर जैसे ल्यूकेमिया, जिसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ल्यूकेमिया, उनमें भी हमें ब्लड को डोनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब होता है सारी की सारी सेल्स इसमें कम है। एप्लास्टिक का मतलब ही है कि एप्लास्टिक मतलब इनमें से सब एब्सेंट है, ए माने एब्सेंट, सब एब्सेंट है, मतलब एक तरह से डब्ल्यूबीसी भी डिक्रीज़ हो गई हैं, आरबीसी भी डिक्रीज़ हो गई हैं और प्लेटलेट भी डिक्रीज़ हो गई हैं। तो हमें इसमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, या डिपेंड कि किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम हो रही है, हम उसका कॉन्सेंट्रेट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं जिनमें हम ये ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे कॉमन जो कंडीशन है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हैमरेज या एक्यूट ब्लड लॉस। ये ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि भाई कौन सा ब्लड हम किसको दे सकते हैं, मतलब कौन से ब्लड ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप आप इसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। तो उसके लिए मैंने एक सिंप्लीफाइड एक टेबल बनाई है। यहाँ पर हमने रेसिपिएंट को रखा है, रेसिपिएंट मतलब जो ब्लड ले रहे हैं, यहाँ पर डोनर है जो ब्लड दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले शुरू का, देखिए ए ब्लड ग्रुप को आप ए में दे सकते हो, यस हम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप डोनेट करवाते हैं ब्लड तो डोनर का आरबीसी देखा जाता है और रेसिपिएंट का ये आपका रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ देखी जाती है, उसमें रिएक्शन होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसा क्यों है कि हम ऐसा ही देख रहे हैं, जो डोनर के अंदर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो भी तो रेसिपिएंट की आरबीसी से रिएक्शन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, डोनर का जो ब्लड है, जो आप एक किसी से ब्लड लेते हैं वो बहुत कम होता है, 500 ml या 1 यूनिट होता है जैसे, तो उसको हम जब रेसिपिएंट के अंदर डालते हैं तो इसकी जो एंटीबॉडी है डोनर की, वो रेसिपिएंट का ब्लड तो 5 ml है लगभग, तो वहाँ जाके वो डाइल्यूट हो जाती हैं, इसलिए वो रिएक्शंस नहीं कर पाती। उनका जो फंक्शन है, उनका जो रिएक्शन है वो बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, तो वो उतना नहीं होता कि सिग्निफिकेंट हो जाए, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ कि अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर एक ये सपोज करिए मेरे पास डोनर है और ये मेरा रेसिपिएंट है, तो डोनर सपोज करिए मैं ए ब्लड ग्रुप का डोनर जो ब्लड है वो बी ब्लड ग्रुप में डाल रही हूँ, तो ए के अंदर आरबीसी कौन सी है, ए, यानी जो आरबीसी है उनके ऊपर एंटीजन आपका ए है, यहाँ पे जो आरबीसी है उनके ऊपर एंटीजन बी है, यहाँ जो एंटीबॉडी है वो बी एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई है और यहाँ पर जो एंटीबॉडीज़ हैं वो ए एंटीबॉडीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। इस तरह से होता है नॉर्मली। अब हम इसका ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, इसका एंटीजन यानी डोनर का एंटीजन इन एंटीबॉडी से रिएक्शन करेगा और क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं बी वाली,
क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये एंटीबॉडीज़ भी तो इसके साथ रिएक्ट कर सकती हैं, इस एंटीजन के साथ, और क्लम्पिंग कर सकती है, लेकिन ये एंटीबॉडी इस ब्लड में जाके डाइल्यूट हो जाती है, तो जो भी रिएक्शन होगी ये 2-4 आरबीसी को थोड़ा बहुत क्लम्प कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डोनर की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो रेसिपिएंट में जाके डाइल्यूट हो जाती है और इनका इफेक्ट बहुत कम या नेग्लिजिबल होता है। तो डोनर की हमेशा आरबीसी देखते हैं, यानी यहाँ पर हमें देखना है कि इसकी आरबीसी पे कौन सा एंटीजन है, और रेसिपिएंट के लिए हमें देखना है कि इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज है। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अब ए में ए एंटीजन है और इधर भी ए में आराम से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ए एंटीजन है, एंटीबॉडी इसमें क्या है, एंटीबॉडी है इसमें बी, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती। फिर ए का ब्लड बी में दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अभी मैंने यहाँ समझाया, क्योंकि ए एंटीजन ए एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए इसको नहीं दे सकते। ए बी यूनिवर्सल डोनर है, तो इसमें सब का हम दे सकते हैं। ए बी इज ए यूनिवर्सल डोनर, इसलिए इसमें सब कुछ दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी जहाँ रिसिपिएंट लिखा है उसमें हम इसको सब का ब्लड दे सकते हैं। ओ है, ओ में सारा इस लाइन में यस है, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो एक यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए हम इसको सबको दे सकते हैं। सिंपल बात। तो एक लाइन ये और ये तो आपकी आराम से फिल हो गई। अब बी ब्लड ग्रुप ए में नहीं दे सकते, बी में दे सकते हैं। ए बी क्योंकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए दे सकते हैं, ओ में नहीं दे सकते, क्योंकि बी में क्या है, बी एंटीजन है और ओ में ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, इसलिए रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए नहीं दे सकते। ए बी ब्लड ग्रुप ए में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ए बी में जो बी एंटीजन है वो इसकी ए वाले की जो ए एंटीबॉडी है, ए वाले की बी एंटीबॉडी है, उसके साथ इसका एंटीजन रिएक्ट कर जाएगा। तो ए में भी नहीं दे सकते, बी में भी नहीं दे सकते, इसमें दे सकते, इसमें नहीं दे सकते। ओ जो है सबको दे सकते हैं, क्योंकि ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ऐसे पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये टेबल जो है वो फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस ब्लड ग्रुप को कौन से को डोनेट कर सकते हो और ये क्यों नहीं कर सकते, इसका किसका डोनर का आरबीसी देख रहे हो, इसका देख रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि हम जब इसको स्टोर करते हैं, जो आपने देखा होगा पैकेट होता है जिसमें हम ब्लड को रिसीव करते हैं, उसमें क्या चीज़ होती है, उसमें होता है CPDA, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ये याद रखना जरूरी है। साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, ये उसका कंपोनेंट होता है, उसमें एक मटेरियल होता है एंटीकोगुलेंट, जिससे ब्लड हमारा मतलब कोगुलेट ना हो और उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, जो स्टोर ब्लड होता है, ब्लड को जो इकट्ठा कर लिया उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यूजुअली 24 आवर्स के बाद प्लेटलेट्स और आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड WBC, ये दोनों यूजुअली बहुत ही कम होने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती है। इसलिए अगर प्लेटलेट देना है और WBC देना है तो उसको यूजुअली फ्रेश देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 24 आवर्स के बाद वो लेस होने लगती है। ठीक है, अब जैसे अगर हमने सपोज करो कि किसी को गलत ब्लड दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, तो एक तो ये है कि आपने क्रॉस मैचिंग प्रॉपर नहीं की और आपने सपोज करो गलत ब्लड दे दिया, सपोज आपने ए ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है वो बी वाले को दे दिया, यानी गलत हो गया, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि क्योंकि जो ये सारी की सारी आरबीसी इकट्ठी हो रही है, आरबीसी हैं और आरबीसी के ऊपर एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और वहाँ जो आरबीसी हैं इनका हीमोलाइसिस हो जाता है। हीमोलाइसिस मतलब वो आरबीसी टूट जाती हैं, तो जैसे ही वो आरबीसी टूटेंगी उनसे एक तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, दूसरा उनसे क्या होगा कि जो आरबीसी टूट के बाहर निकल रहा है उनका हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन धीरे धीरे पूरी बॉडी में जाके ये कैपिलरीज जो छोटी छोटी होती है उनमें इकट्ठा हो सकता है और वहाँ पर ब्लॉकेज कर सकता है। अगर चेस्ट में किया तो चेस्ट पेन हो सकता है, किडनी में भी इकट्ठा हो सकता है, वहाँ पर रीनल फेलियर कर सकता है वो। ठीक है, और आपकी यहाँ ब्रेथलेसनेस कर सकता है, मतलब वो कहीं भी जाकर किसी भी कैपिलरी में जाके वो इकट्ठा हो सकता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा क्या होता है कि जब आरबीसी टूटती हैं तो उनमें से पोटेशियम बाहर निकलता है। अब पोटेशियम बाहर निकलेगा तो वो करेगा हाइपरकैलीमिया, क्योंकि पोटेशियम ब्लड में बढ़ गया तो हाइपरकैलीमिया के जितने सिम्टम होते हैं वो हाइपरकैलीमिया कर सकता है। अच्छा, आरबीसी के टूटने से बनता है बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन क्या करता है, जॉन्डिस कर सकता है। ठीक है, बिलीरुबिन जॉन्डिस कर सकता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा क्या होता है कि ब्लड के अंदर कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, वो केमिकल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट उसको C से हम डिनोट करते हैं, C1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट जो है एक्टिवेट हो जाते हैं
और वो कुछ रिएक्शंस बॉडी में कराते हैं जिनसे कि बॉडी में सिम्टम डेवलप होते हैं। तो मेन इसमें कौन जो है एक्टिवेट होता है, वो होता है C3A 4A 5A। ऐसे याद रख सकते हैं 3-4A का AA कंपोनेंट है, हर कॉम्प्लीमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं A एंड B। तो इसमें C3A C4A C5A ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है ऐसी कंडीशन में, और उनको हम लोग बोलते हैं एनाफाइलेटॉक्सिन। एनाफाइलेटॉक्सिन जो कि एनाफाइलेक्सिस कराते हैं। अब एनाफाइलेक्सिस क्या रिएक्शन होती है? एनाफाइलेक्सिस ये होती है पूरी बॉडी में अगर एलर्जिक रिएक्शंस हो रही हैं या फिर कुछ ऐसी रिएक्शंस हो रही हैं जो कि हर बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स डेवलप करती है, जिसको हम बोलते हैं एनाफाइलेक्सिस। बेसिकली एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, जो कैपिलरीज होती हैं, जैसे ये कैपिलरीज है, इन कैपिलरीज की यहाँ की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है और यहाँ से ब्लड बाहर आने लगता है। ठीक है, सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम होती है कि परमिएबिलिटी ऑफ द ब्लड कैपिलरीज इंक्रीजेज इन दिस केस, और ब्लड आ रहा है बाहर। अब ब्लड बाहर आ रहा है तो अंदर क्या रह गया? कम रह गया। तो कम की वजह से क्या हो रहा है? हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है। ठीक है, तो इस हाइपोवॉल्यूमिया भी इसका एक कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा, ये ब्लड बाहर आ रहा है, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वहाँ पे। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, ये मास्ट सेल्स होती हैं ब्लड में, उनको भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे हमें हिस्टामिन रिलीज होकर एलर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उससे एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती है अगर मिसमैच ब्लड हुआ। और कई बार उसमें एंजियोएडेमा होता है। एंजियोएडेमा मतलब होता है जैसे होठ सूज गए, नाक सूज गई, ये भी सूज गए, मतलब बॉडी ऑलमोस्ट सूजने लग जाती है, उसे हम कहते हैं एंजियोएडेमा। या फिर बॉडी में रैश हो जाते हैं, लाल 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 टाइप के ना, चकत्ते टाइप के हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्टिकेरिया। ठीक है, अर्टिकेरिया पूरी बॉडी में लाल 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 हो जाता है, खुजली होती है बहुत ज़्यादा। तो रैश हो सकता है, अर्टिकेरिया हो सकता है, एंजियोएडेमा हो सकता है। ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस भी कई बार ब्लड की वजह से हो सकती है। रैश, शॉक में जा सकता है पर्सन, एंड अर्टिकेरिया भी मैंने बताया, एंजियो न्यूरोटिक एडेमा बोलते हैं उसको। एडेमा मतलब स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी में, लिप्स की स्वेलिंग हो गई, आईज की हो गई, नाक की स्वेलिंग हो गई, ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैंने ये सब चीज़ें भी समझाई हैं आपको। एनाफाइलेटॉक्सिन कहते हैं, इनकी वजह से परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, किसकी? ब्लड कैपिलरी की। तो ब्लड कमिंग आउट, ब्लड ऊज आउट हो रहा है, बाहर आ रहा है, तो ब्लड क्या हो गया? कम रह गया, उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। उसकी वजह से पर्सन चला जाता है शॉक में। शॉक में होता है बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाता है, ठीक है, और पेशेंट बेहोश होने लगता है, तो पर्सन शॉक में जा सकता है। और क्या होता है, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। जैसे अब ट्रैकिया है, यहाँ पर ट्रैकिया अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसे कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा तो सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकता है, और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकती है। ठीक है, चिल्स एंड फीवर, ये सबसे पहला सिम्टम होता है कि अगर हमने गलत ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया तो पर्सन को चिल्स और फीवर आ सकते हैं। ठीक है, फिर जो हीमोग्लोबिन निकला है ये जॉन्डिस क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये जो है जॉन्डिस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बनता है और वो जॉन्डिस मतलब पीलिया जिसको कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया हमने ब्लड बहुत ज़्यादा दे दिया, मतलब देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि हमने मिसमैचिंग हो गई, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी। हमने किसी को बहुत ज़्यादा एनीमिया था, बहुत ज़्यादा ब्लड दे दिया तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है बताओ? उसकी वजह से हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है। ब्लड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो हार्ट पे भी लोड पड़ेगा, इसे कहते हैं वॉल्यूम ओवरलोड। वॉल्यूम ओवरलोड एंड हाइपर वॉल्यूमिया हो गया ये। अगर मिसमैच हुआ तो हाइपोटेंशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कैपिलरी से बाहर निकल रहा है ब्लड। लेकिन अगर आपने बहुत ही मैसिव, ये किसका रीजन है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बहुत ज़्यादा ब्लड दे रहे हो तो हाइपर वॉल्यूमिया हो सकता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन जो निकला आरबीसी से बाहर वो यूरिन में जा सकता है, तो हीमोग्लोबिनोन्यूरिया हो सकता है, यानी यूरिन में हीमोग्लोबिन निकल रहा है, और उसकी वजह से बैक में पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन कहीं भी कैपिलरी में जाके इकट्ठा हो रहा है। तो चेस्ट टाइटनेस, बैक पेन ये हो सकता है, और फाइनली पेशेंट जो है रीनल फेलियर में जा सकता है, क्योंकि ये जो हीमोग्लोबिन है वहाँ भी इकट्ठा होने लगता है उनकी कैपिलरीज में। ठीक है, तो किडनी के सिम्टम्स होने लगते हैं, हीमोग्लोबिनोन्यूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर। और मैंने कहा था आरबीसी जो टूट के क्या करती है? पोटेशियम रिलीज करती है। तो एक तो स्पेशली स्टोर्ड ब्लड में ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप स्टोर्ड ब्लड देते हो किसी को जो इकट्ठा हो रखा है ब्लड, तो इसलिए इसका एक टाइम होता है कि इतने टाइम से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो स्टोर्ड ब्लड देते हो तो पोटेशियम आरबीसी से रिलीज होने लगता है और ब्लड में आने लगता है, तो हाइपरकैलीमिया के सिम्टम हो जाते हैं। ठीक है, फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, यानी कि जो वेसल्स हैं वो इन्फ्लेम्ड होने लगती है, सूजन हो सकती है उसमें, और बाहर से भी आपको दिखने लगती है कैपिलरीज।
एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है इकट्ठा होके और वो कहीं ना कहीं जाके इकट्ठा भी हो सकता है, जो एयर भी बन रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम ये फॉल्टी टेक्निक की वजह से होता है एयर एम्बोलिज्म। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपको ब्लड ड्रॉ करना है तो आप कैनुला लगाते हो, मतलब वहाँ से ब्लड ड्रॉ निकालना है आपको, तो हमेशा उस जो पाइप में निकाल रहे हो उसको हम हमेशा पहले थोड़ा सा ब्लड निकाल देते हैं बाहर, ऐसे ही मतलब बॉडी में नहीं चढ़ा के बाहर निकाल देते हैं, और जो उसके अंदर बबल्स है उसको क्लीन कर लिया जाता है। बबल्स उसके अंदर नहीं रहना चाहिए। हमेशा ध्यान रखने की बात है, चाहे इंजेक्शन दो चाहे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करो, उसके अंदर ब्लड एयर की ड्रॉप नहीं रहनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो जो एयर है अगर थोड़ी बहुत है तो कोई नहीं, वो ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर वो ज़्यादा बड़ी मतलब एयर की बड़ी ड्रॉप बन रही है तो वो कहीं भी जाके इकट्ठे हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो हार्ट जो लंग्स में, ब्रोंकस में, इनकी कैपिलरीज जो होती है उनमें कहीं भी जाके इकट्ठे हो सकती है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसको हम एयर एम्बोलिज्म कहते हैं, और स्पेशली पर्सन की डेथ भी हो सकती है इसमें। तो ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है, इसलिए इसमें अगर हमने गलत तरीके से दे दिया, कोई एयर वगैरह रहेगी इसमें, तो एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। हमने जैसे कई बार होता है लोग देखते रहते हैं, उनको ब्लड वेसल नहीं मिल रही, तो उसमें वहाँ पर बार बार वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, जो आपकी वेन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, और जो वेन्स हैं वो मोटी हो जाती हैं, जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहलाता है। ठीक है, सर्कुलेटरी ओवरलोड आपने अगर ज़्यादा दे दिया, बहुत ज़्यादा, तो हार्ट पे जोर पड़ सकता है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, अगर चेकिंग प्रॉपर नहीं हुई है तो HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, सिफिलिस, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हो सकती हैं। अब इसमें से आपको मेजर ध्यान रखना है कि एक तो क्रॉस मैचिंग गड़बड़ हो गई, उसकी वजह से हो गई, करने वाले ने सही से नहीं किया उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है, या फिर ब्लड स्टोर पड़ा हुआ है, आपने पुराना ब्लड दे दिया, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को कैटेगराइज करके उनके अंडर में आपको जो भी चीज़ें याद आती हैं आप उनको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। थैंक यू सो मच।